नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन के नेशनल पार्क्स में बढ़ रहा है इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। हाइनान आइलैंड कार्निवल की शानदार शुरुआत। ओपेक प्लस ने सितंबर के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। चीन ने 2021 में अपने पहले 5 नेशनल पार्क्स की शुरुआत की थी और अब वहां बहुत शानदार नतीजे दिख रहे हैं। चाइना के नेशनल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक इन पार्क्स ने इकोलॉजिकल सिस्टम, बायोडायवर्सिटी और लोकल कम्युनिटीज के लिए काफी फायदे पहुंचाए हैं। जैसे कि उत्तर पश्चिमी चीन के सानचियांग युएन नेशनल पार्क में 2015 के मुकाबले अब जंगली जानवरों की संख्या काफी बढ़ गई है और घास के मैदानों की हरियाली में 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों की सालाना कमाई भी 15,000 से 21,000 युएन के बीच हो गई है। दक्षिण पश्चिम चीन के जॉइंट पांडा नेशनल पार्क में अब जंगली पांडा की संख्या 1,100 से बढ़कर लगभग 1,900 हो गई है। चीन के शिजांग ऑटोनोमस रीजन में स्थित तारछिन टाउनशिप अब एक बड़ा टूरिज्म हब बन रहा है। इस टाउनशिप की खास बात यह है कि ये कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जैसी तीर्थ जगहों के पास है और यहाँ काफी अच्छी कनेक्टिविटी भी है। यहाँ अब रेस्टोरेंट, रहने की जगह और मनोरंजन के लिए भी कई ऑप्शंस हैं। यहाँ करीब 135 गेस्ट हाउस होटल है, लेकिन पीक सीजन में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तारचिन इंटरनेशनल टूरिज्म टाउन की वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। स्थानीय दुकानों, कैफे और गिफ्ट शॉप्स की भी खूब चांदी हो रही है। ये टूरिज्म बूम न सिर्फ कमाई बढ़ा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते भी खोल रहा है। चीन की एक घरेलू कंपनी ने 1 टन का इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी ईवीटोल एयरक्राफ्ट बनाया है और हाल ही में इसने पहली बार एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर जरूरी सामान पहुंचाया है। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि ये एयरक्राफ्ट दक्षिणी चीन के सनचन से उड़ा था और 58 मिनट में 150 किलोमीटर दूर ऑयल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। इस एयरक्राफ्ट से ताजे फल, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजा गया था। अब तक इन प्लेटफॉर्म्स तक सामान पहुंचाने के लिए जहाज का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा समय लग जाता था। कभी कभी हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन वो काफी महंगे होते थे। ईवीटोल एयरक्राफ्ट न सिर्फ कम खर्चीला है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये जीरो एमिशन वाला है। दक्षिण चीन के हाइनान आइलैंड में 26वां हाइनान आइलैंड कार्निवल शुरू हो गया है। इस साल की थीम है कूल आइलैंड समर। ये इवेंट 31 अगस्त तक चलेगा और इसमें लोगों को समुद्र की संस्कृति, स्पोर्ट्स, लोकल खाना और कौशल त्योहारों का मजा लेने का मौका मिलेगा। कार्निवल की ओपनिंग सेरेमनी बहुत शानदार रही। इसमें ड्रोन का एक जबरदस्त शो हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा ड्रोन्स ने हाइनान के अनोखे प्रतीक चिन्हों को आसमान में बनाया। इसे देखकर लोग हैरान रह गए। यहाँ आने वाले टूरिस्टों का कहना है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और लोग काफी खुश हैं। यह उनका पहला ड्रोन शो था और वो बहुत खूबसूरत था। ओपेक प्लस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और उनके सहयोगियों ने सितंबर महीने के लिए तेल का उत्पादन हर दिन 5,47,000 बैरल बढ़ाने का फैसला किया है। ओपेक प्लस देशों ने यह फैसला एक वर्चुअल मीटिंग में लिया, जिसमें उन्होंने बाजार की स्थिति और भविष्य के अनुमानों पर चर्चा की। इस मीटिंग में सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई, कुवैत और अन्य कई देश शामिल हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। जब किसी देश की सरकार को लगने लगे कि कहीं उसकी आने वाली पीढ़ियां कम ना हो जाए, तो वो क्या करती हैं? चीन ने इसका जवाब दिया है एक ऐसी नीति के रूप में जो शायद दुनिया के कई देशों के लिए एक मिसाल बन सकती है। चीन ने 1 जनवरी 2025 से 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए सालाना 36,000 युएन लगभग 43,000 रुपए की चाइल्ड केयर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ये योजना देश भर के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर उन माता पिता के लिए जो बच्चों की परवरिश के बढ़ते खर्चों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक मदद की बात नहीं है, ये एक बड़े मकसद का हिस्सा है। चीन की घटती जन्म दर को बढ़ाने और
भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश। चीन पिछले कुछ वर्षों से एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। उसकी जनसंख्या घट रही है। शहरी इलाकों में रहने वाला युवा जोड़े अब पहले की तरह बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे। कारण आसमान छूते खर्च, खासकर बच्चों की परवरिश से जुड़े। डायपर से लेकर डे केयर तक और दूध से लेकर डॉक्टर की फीस तक एक बच्चे को बड़ा करना आजकल किसी बड़े निवेश से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर चीन की राजधानी पेचिंग जैसे शहर में एक बच्चे की मासिक देखभाल का खर्च 5,000 युआन से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सरकार की ये सब्सिडी माता पिता के लिए एक सांस की तरह है। ये न सिर्फ उनकी जेब को थोड़ी राहत देगी, बल्कि उन्हें ये भी एहसास दिलाएगी कि सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सराहनीय योजना है, क्योंकि जिससे जो है हर एक परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। जैसे कि बच्चों के लिए मिल्क पाउडर या डायपर्स खरीदना है, इस मामले में हर एक परिवार के लिए आर्थिक दबाव को कम किया जाएगा, विशेष रूप से ग्रामीण इलाके में। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे तक सीमित नहीं है। चाहे आपका पहला बच्चा हो, दूसरा या तीसरा, अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपको हर बच्चे के लिए 3,600 युआन सालाना मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपका बच्चा 2025 से पहले पैदा हुआ है लेकिन इस साल भी वह 3 साल से कम उम्र का है तो आपको प्रो रेटेड आधार पर मदद मिलेगी। यानी अगर आपका बच्चा अगस्त 2025 में 3 साल का हो रहा है तो आपको 6 महीने की सब्सिडी मिलेगी। ये लचीलापन दिखाता है कि सरकार ने इस नीति को सोच समझकर बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसका फायदा उठा सके। इस मेगा स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने 2025 में 90 अरब युआन, लगभग 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट रखा है। ये रकम कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। ये दर्शाता है कि चीन जनसंख्या संकट को कितनी गंभीरता से ले रहा है। चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन की डिप्टी हेड को यान होंग ने बताया कि ये सब्सिडी एक बड़े पैकेज का हिस्सा है जिसमें चाइल्ड केयर, शिक्षा, रोजगार, टैक्स छूट और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में कई सुधार शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग परिवार बढ़ाने के फैसले को बोझ की तरह ना देखें, बल्कि उसे आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ अपनाएं। वास्तव में यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आजीविका नीति है। यह पैसा एक बचे गए पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमने इससे उम्मीद देखी कि हमारी सरकार हम आम लोगों के बारे में सोच रही है और हमारा बोझ कम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यह एक पॉजिटिव संकेत देता है। शायद कुछ युवा पेरेंट्स अपना दूसरा या तीसरा बच्चे का जन्म देने के लिए सोच लेंगे, तो हम शायद बाद में और कुछ इसके बारे में और खबर आएंगे, तो हम बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। क्या ये योजना नई नहीं है? बिल्कुल नहीं। चीन के कुछ प्रांतों में पहले से ही ऐसी स्थानीय स्कीमें चल रही थीं और उनका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। मिसाल के लिए दक्षिणी चीन के क्वांगतोंग प्रांत में पिछले साल शुरू की गई एक समान सब्सिडी योजना से हजारों परिवारों को फायदा हुआ और जन्म दर में हल्की बढ़ोतरी भी देखी गई। अब जब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो उम्मीद है कि इसका असर और भी बड़ा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काफी है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3,600 युआन की सालाना मदद एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन ये जन्म दर में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। बच्चे की परवरिश का खर्च सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। शहरी माता पिता को वर्क लाइफ बैलेंस, समय की कमी और सामाजिक दबाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी इस नीति का एक बड़ा संदेश है, सरकार अपनी जनता की चिंताओं को सुन रही है। ये कदम न सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि चीन अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ युआन और डॉलर की बात नहीं करती, बल्कि सपनों, परिवारों और एक देश की उम्मीदों की बात करती है। क्या ये सब्सिडी जन्म दर को बढ़ाने में कामयाब होगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये लाखों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत जरूर है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।